अगर लाइफ में कुछ बड़े बने, आईएएस ऑफिसर बने, केएएस ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, याद रखना मुझे कहीं बूढ़ा हो कि मैं अगर आपके पास आया चेकअप करवाने, प्रोडक्ट निकाल के दुनिया को बेच रहे हो और पैसा कमा रहे हो, और उस इंडस्ट्री की वजह से इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपको कोई परवाह नहीं है। या इंडस्ट्रीज में क्या रॉ मटेरियल लग रहा है, क्या वो रॉ मटेरियल दुनिया से खत्म हो जाए। सबसे पहले एजुकेट करना, लोगों को समझाना कि भाई साहब क्या चीज अच्छी चाहिए, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। दूसरा 3R का इस्तेमाल करना है, मतलब आपने पोल्यूशन को रिड्यूस, गंगा यमुना सरस्वती ये रिवर्स हैं जिनमें बहुत सारे इंडियंस इनको गंगा मैया बोलते हैं। बात समझे ही नहीं, मतलब नदियां मां समान मानी जाती हैं। तो इसमें अगर पोल्यूशन होगा तो क्या फायदा, समझने की कोशिश करो ना। इंसान को जीने के लिए पैसा चाहिए, क्या पैसा खाता है ना, वो हवा, ऑक्सीजन, फ्रेश फूड, फ्रेश वाटर खाता है, इसी से इंसान चलता है। बात समझिए। तो इसलिए अब यहाँ पे हमारा ईवीएस होता है कंप्लीट, ठीक है। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर वीडियो लेक्चर नहीं डालेंगे, तो मेरी जान मैंने डाल दिए सारे लेक्चर। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हालत ਤੁਹਾਡਾ सब बढ़िया? हाँ बढ़िया नाजिया जी, बशीर साहब ईवीएस का लास्ट चैप्टर है। हाँ सर, जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट करवा दीजिए और इसके नोट्स टेलीग्राम में पक्का डालना। तो मेरी जान, मैंने सीक्वेंस के साथ टेलीग्राम में सारे नोट्स डाल दिए हैं। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे सर हम नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स क्या बनाने यार, टेलीग्राम में डाल रहा हूं। आप सिर्फ वीडियो लेक्चर को सुनो, आपको बेसिक पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या क्या मेरी जान। हाँ सर, ठीक सर, करवा दीजिए चैप्टर तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, ठीक है। तो अच्छे से समझाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझ, मुझे भी पता है, तुझे भी पता है कि पूरी दुनिया में इंसान ने गंद मचा के रखा हुआ है। वो प्लांट्स को धड़ाधड़ काट रहा है। उसकी वजह से हो रहा क्या है कि भाई प्लांट नहीं है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उसके बाद प्लांट नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो वो प्लांट्स ही करते थे। तो एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी है। मसला ये है। तो मतलब हमारा क्लाइमेट बदल रहा है। तो अब गवर्नमेंट, मतलब दुनिया की हर एक गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई साहब हमारा क्या हो, ये जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है ये कम हो जाए। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि इन्वायरमेंट को किस तरह से मैनेजमेंट की जाए, और विद द लेजिस्लेशन का मतलब होता है रूल्स बना के। मतलब कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्रीज हो, वो जब कभी भी इन्वायरमेंट में गंद मचाने की कोशिश करे तो गवर्नमेंट उसको गोली नहीं मारते, उसको मतलब उसके इंडस्ट्री को लॉक कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा, 70 में से 70 नंबर आएंगे, दिल से पढ़ाऊंगा और पेपर यहीं से बनेगा। नोट्स प्रिपेयर्ड बाय वजाहिद हुसैन। टॉपिक क्या, पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई साहब इंसान को ऐसा नहीं बनना कि आपने एक बार फैक्ट्री लगा दी, उसमें से आप प्रोडक्ट निकाल के दुनिया को बेच रहे हो और पैसा कमा रहे हो, और उस इंडस्ट्री की वजह से इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपको कोई परवाह नहीं है। या इंडस्ट्रीज में क्या रॉ मटेरियल लग रहा है, क्या वो रॉ मटेरियल दुनिया से खत्म हो जाएगा। जैसे कोल एंड पेट्रोलियम एक रॉ मटेरियल है एनर्जी लेने के लिए, क्या वो दुनिया से खत्म हो जाएगा। तो आपको कोई परवाह नहीं, मतलब आपको कोई फिक्र ही नहीं है। आपको बस इतना है कि आपकी इंडस्ट्री अच्छे से चले, उसमें से अच्छे से प्रोडक्ट निकले। वो इंडस्ट्री आपके इन्वायरमेंट में क्या अफेक्ट कर रही है कोई परवाह नहीं है। तो पहला टॉपिक क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट, ये एक डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का मतलब होता है अपने लेवल को बढ़ाना। दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट, मतलब जो क्या करता है, ऐसी डेवलपमेंट करनी है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी सारी जरूरतें पूरी करनी है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। मतलब फ्यूचर ऐसा नहीं है कि आपने नेचर रिसोर्स को इस तरह से यूज कर लिया कि हमारे जो बच्चे होंगे उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब आपने पूरी दुनिया का पानी यूज कर लिया, उसको पोल्यूट कर दिया, तो जो मेरा बच्चा होगा उसका बच्चा होगा उसको पानी नहीं मिल रहा। जैसे पेट्रोल और कोल और पेट्रोल की एग्जांपल दूं तो अगले 100 सालों में पूरी दुनिया से कोल और पेट्रोल खत्म हो जाएगा। अब जो हमारे बच्चे होंगे वो कैसे गाड़ियां चलाएंगे। तो हमने अपनी डेवलपमेंट ऐसे करनी है
कि जो प्रेजेंट जनरेशन है, जैसे हम हैं, हमारी भी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं और आने वाली जनरेशन की भी जरूरतें पूरी हो जाएं। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किस किस का ख्याल रखना है? आपने इकोनॉमी का ख्याल रखना है, मतलब देश के पैसे बढ़ने चाहिए बट आस्ता आस्ता बढ़ने चाहिए। इससे देश के इन्वायरमेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे इन्वायरमेंट की बात करूं तो इन्वायरमेंट की पोल्यूशन क्या होना चाहिए? स्तर लेवल होना चाहिए। और सोशल कम्युनिटी की बात करूं तो मतलब ऐसी सोसाइटी हमने क्रिएट करनी है जो पैसे के पीछे भाग रही ना हो। हाँ, समझ गए? जिसका मैन मोटिव ये होना चाहिए कि भाई हम डेवलपमेंट करेंगे टेक्नोलॉजी में बट आस्ता आस्ता करेंगे और इस तरह से करेंगे कि भाई साहब इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट ना हो। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एडवांटेज क्या है? बेटर फ्यूचर है, पोल्यूशन नहीं है, रिड्यूस पोल्यूशन है, स्लो फैक्ट्री डेवलपमेंट, और जो फैक्ट्रीज की डेवलपमेंट है वो कम हो गई है। बात समझ है कि नहीं आई? और इसकी वजह से अर्बनाइजेशन भी रुक रही है, अर्बनाइजेशन। और जरूरी है कि सिटीज ना बने। हमने क्या करना है? हमने दिमाग में रखना है कि जो गांव है, गांव में अच्छे स्कूल देने, अच्छे हॉस्पिटल देने, ताकि वो शहरों की तरफ ना आए या नया शहर ना बनाए। डिसएडवांटेज क्या है? एडजस्ट ह्यूमन नीड। इंसान थोड़ा सा जो वो भूख है, पैसे को लेके भूख है, उसके साथ इंसान को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। पैसे कम मिल सकते हैं, स्लो इकोनॉमी हो जाएगी, इंडस्ट्री स्लो हो जाएंगी। बट ये चीज याद रख लेना कि इंसान की भूख ही इस दुनिया को बर्बादी की तरफ लेके जाएगी। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंसान की भूख को कम करना है। अच्छा, स्टेप फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या स्टेप होने चाहिए? सबसे पहले एजुकेट करना है, लोगों को समझाना कि भाई साहब क्या चीज अच्छी चाहिए, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। दूसरा, 3R का इस्तेमाल करना है, मतलब आपने पोल्यूशन को रिड्यूस, को जो चीज बार बार रीयूज हो सकती है उसको रीयूज करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि पॉलीथीन आपने एक बार खरीदा, फिर उसको यूज किया, डस्टबिन में डाल दिया, उसको बार बार रीयूज करना है और चीजों को रिसाइकल की तरफ ले जाना है। अच्छा, पेट्रोल पे डिपेंडेंस कम करनी है, हमने सनलाइट पे आना है। लो कोल पे डिपेंडेंस कम करनी है। ठीक है। नो अर्बनाइजेशन, अभी मैंने बोला कि सिटीज नहीं बनानी है, हमने गांव को ही डेवलप्ड करना है और ऐसा डेवलप्ड करना है, ऐसा डेवलप्ड करना है कि वो हमारे लिए एग्जाम्पल बने। अच्छा, विलेज में ही सब कुछ लाना है, सब कुछ लाना है। उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे रोड्स और उनके फॉरेस्ट को काटना नहीं है, ये दिमाग में रखना। ठीक है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इसको बोलते हैं EIA, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। अब मैं इसको थोड़ा सा तुझे ऐसे लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि ये होता क्या। ये है कि भाई साहब ये एक पूरी टीम होती है जो क्या करती है कि अगर कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगी हुई है, उसको चेक करेगी कि भाई साहब इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है इन्वायरमेंट पे। पूरी चेकिंग चलेगी। मतलब इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है छानबीन करना। इस तरह से छानबीन करना कि भाई साहब वो फैक्ट्री है जो, या इंडस्ट्री है जो, या किसी एरिया में कोई ह्यूमन एक्टिविटी चल रही है जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, उसको असेस करना होता है। ठीक है। ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द लाइकिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट of a proposal are identified option to minimize the environmental damage। मतलब ये क्या होता है कि भाई साहब मान ले किसी मतलब मैंने चप्पलें बनानी है, मतलब मैंने क्या करने जो होती है ना चप्पल मतलब सैंडल बनाने की फैक्ट्री लगानी है। अब उसमें से पोल्यूशन निकलेगा, तो मैंने गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया, तो गवर्नमेंट की एक टीम पूरी असेस करेगी कि क्या पता इसकी जो फैक्ट्री है वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन ना कॉज करती हो। मैन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव ये टू डिजाइन द प्रपोजल इन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर। मतलब जो प्रपोजल है या कोई इंडस्ट्री जो काम कर रही है वो इस तरह से काम करनी चाहिए ताकि एनवायरमेंट के साथ फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट को कोई इफेक्ट ना पड़े। रिसोर्सेज आर यूज अप्रोप्रिएट, मतलब अगर आप कोल एंड पेट्रोलियम यूज कर रहे हो तो वो अप्रोप्रिएट मैनर से यूज होने चाहिए, मतलब दबा के नहीं यूज होने चाहिए। टू असेस द डैमेज ऑफ एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट में क्या डैमेज हो रहा है उसको असेस करना है, चेक करना है। ठीक है। टू असेस द डैमेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कहीं बायोडाइवर्सिटी लॉस तो नहीं हो रही है, मतलब कहीं आस्ता आस्ता किसी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कोई स्पीशीज तो नहीं एक्सटिंक्ट हो रही है।
ठीक है। अच्छा, स्टेप इन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पहला क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है, मतलब किसी इंडस्ट्री में जाके ना कि वो क्या खराब कर रही है इन्वायरमेंट के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है। फिर उसके लिए स्क्रीनिंग रखी जाती है, देखते हैं कि कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, कितना पोल्यूशन वाटर में जा रहा है, ठीक है। फिर स्कोपिंग, स्कोपिंग मतलब क्या स्कोप हो सकता है कि इसको कम किया जाए, मतलब एयर पोल्यूशन के लेवल को कम किया जाए, वाटर में जो एफिलिएंट जा रहा है उसको कम किया, क्या स्कोप हो सकता है। फिर एजेंसीज आती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, इंडस्ट्रीज को ये चीज समझाई भी जाती है कि भाई साहब ऐसा हो सकता है, 1-2 महीने करके देखो, ठीक। फिर क्या है, एक बेस लाइन डाटा कलेक्शन होता है, पूरा बेस, मतलब 2-3 महीने के बाद फिर बेस लाइन डाटा कलेक्ट करते हैं कि इस इंडस्ट्री ने यह काम किया या नहीं किया। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पैक्ट है, फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि जो पहला इम्पैक्ट था वैसा ही तो नहीं है दोबारा इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक। फिर उसके बाद है मैनेजमेंट प्लान्स, पूरा प्लान्स मैनेजमेंट प्लान बताया जाता है कि भाई साहब आपने बोला था ये करने के लिए, नहीं आप ये कर रहे थे, आपको ये बोला गया था कि ऐसा करना है, आपने मुझे मतलब किया है कि नहीं किया है, अगर नहीं किया तो ये नया वाला मैनेजमेंट प्लान है जो इसको आप क्या करते हो, डेट इज लगा सकते हो। फिर फार्मूला अप्रूव हो जाता है, फार्मूला अप्रूव कब हो जाता है, जब दोबारा चेकिंग टीम आती है और चेक करती है कि इस इंडस्ट्री का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। फिर मॉनिटरिंग करती है कुछ देर तक, मॉनिटरिंग का मतलब बराबर चेक करते हैं। और फिर कंप्लायंस, मॉनिटरिंग और एंड कंप्लायंस का मतलब यही हो गया कि भाई साहब वो चेक करते रहते हैं इंडस्ट्रीज को कि यार हमने 1 महीना तो इसको चेक किया कि भाई साहब पोल्यूशन इस इंडस्ट्री की वजह से बढ़ा या कम हुआ, फिर दोबारा दूसरे महीना में भी आके चेक करते हैं। ये रेगुलर मॉनिटरिंग होती है ताकि वो इंडस्ट्री इन्वायरमेंट पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना डाल सके, ठीक है। स्कोप ऑफ, देख स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल असेसमेंट, क्या स्कोप है, स्कोप ही तो है कि कितना बड़ा स्कोप है कि भाई साहब आपने एक टीम बना दी है जो असेस कर रही है कि कोई भी इंडस्ट्री इन्वायरमेंट में डैमेज क्रिएट ना करे। पहला स्कोप क्या है, एक टेक्निकल स्कोप भी है, ठीक है। टेक्निकल स्कोप क्या हो गया कि भाई साहब जब ये चीजें असेस हो रही होती हैं तो वो जो टीम मेंबर्स होते हैं उनके दिमाग में ये चीज भी आती है, यार इंडस्ट्री इन्वायरमेंट के लिए जरूर, इंडस्ट्री लोगों के लिए जरूरी है, इंडस्ट्री उस मतलब लोगों के एरिया में रहनी चाहिए, बट हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी में डेवलप करें जो इस इंडस्ट्री की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कम किया जाए, ठीक है। फिर स्पेशियल स्कोप हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल देख इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कितनी अच्छी चीज है, तो एक एरिया में लागू हो रहा है तो फिर मतलब एक एरिया में लागू हुआ, फिर देखते देखते गवर्नमेंट दूसरे एरिया में भी क्या करती है, इशू करती है, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी, ताकि सही तरीके से इंडस्ट्रीज को चेक किया जाए। फिर होता है टेम्पोरल स्कोप, टेम्पोरल स्कोप का मतलब हो गया कुछ टाइम के लिए चेकिंग होती है जिसमें, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा टेम्परेरी नहीं, 5 महीने के लिए चेकिंग हो जाए या 1 महीने के लिए चेकिंग हो जाए, बट इससे फायदा बहुत ज्यादा है। अच्छा, की एलिमेंट्स, मतलब इसके एलिमेंट्स क्या है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में। सबसे पहला एलिमेंट है लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। ये लीगल है भाई साहब, अगर उस जो चेकिंग वाली टीम है उसको लगा के इंडस्ट्रीज कुछ गड़बड़ कर रही हैं तो बंद कर जाएंगे, ठीक है। कुछ ड्यूटीज है उसकी, ठीक है, उसका स्कोप है, पीपल की पार्टिसिपेशन है, मतलब लोग अगर आके ये बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री जो है ये हमें सांस लेने दे रही है, इसकी वजह से पानी का पोल्यूशन लेवल बढ़ गया है, तो लोगों की और क्वालिटी कंट्रोल है भाई साहब। अब इंडस्ट्रीज उस लेवल पे तबाही नहीं मचा सकती जिस लेवल पे वो मचा रही थी। फिर उसके बाद EIA प्रोसेस, मैंने आपको बोला इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से टीम काम करती है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल इंपैक्ट प्रैक्टिसेस एंड आउटकम मतलब क्या, ये भी तो एक एलिमेंट है ना, क्या क्या पता चला आपको, आपकी एयर का इन्वायरमेंट सही हो गया, वाटर इन्वायरमेंट सही हो गया, नॉइस जो पहले क्रिएट होती थी वो सही हो गया, और बायोलॉजिकल इकोसिस्टम में बायोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट ये था या हमारे इर्द गिर्द जो प्लांट और एनिमल्स भी तो इफेक्ट हो रहे थे एयर और वाटर पोल्यूशन से, वो भी क्या हो गया है, सही हो गया है। उसके बाद है रिस्क असेसमेंट। कभी कभी जब असेसमेंट हो रही होती है तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं असेस करते वक्त आपको ये पता चलता है कि ये रिस्की है भाई साहब, अगर ये चीज इधर लगी तो सोसाइटी में एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, हैजार्डियस इफेक्ट आ सकता है। हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन टेकिंग ऑप्शन, मतलब
जैसे किसी एरिया में डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा था, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की टीम को ये पता चला कि भाई हाँ, इसकी वजह से ये आगे वाली जो गांव है ये डूब जाएगा। तो फिर इसी चीज को बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। जैसे कहीं आग लग रही हो, आपको पता चल जाए, कहीं एक्सप्लोजन हो रहा हो, फट रही हो कोई चीज, पता चल जाए, हजार्डियस रिलीज हो रहा हो, आपको पता चल जाए, और जब कोई डैम फटने वाला हो आपको पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद है करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गुड इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। मतलब अच्छी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या होगी? शुड बी ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल साफ होनी चाहिए, उसमें कोई भी करप्शन नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब जो टीम है उसको बिल्कुल लॉजिक के साथ पता होना चाहिए कि ये क्यों लगनी चाहिए इंडस्ट्री किसी भी एरिया में, या इंडस्ट्री क्यों हटनी चाहिए इस एरिया से। कॉस्ट एफिशिएंट, मतलब उस पर लागत कम आनी चाहिए। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब हो गया उसमें पूरा डाटा क्लियर कट हो। ठीक है, रिलायबल, मतलब हर एक इंसान उसको पढ़ सके, मतलब अच्छे से समझ सके। और उसके बाद फ्लेक्सिबल, जहां कोई चीज चेंज होने वाली हो वहां वो चीज चेंज हो सके। अच्छा, अब देख इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में हो रहा क्या है? आइडेंटिफिकेशन हो रही है, पता लग रहा है कि भाई इंडस्ट्री अच्छी है कि बुरी है, चेकिंग हो रही है प्रॉपर, फॉल्ट्स पता चल रहे हैं, और नए प्लान्स बन रहे हैं कि इस इंडस्ट्री के लिए ये ना करो ये करो, ताकि इसका अफेक्ट हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पे, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, एक्वाटिक लाइफ पे कम हो सके। तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एक प्लानिंग टूल बन गया ना, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रूमेंट है कि हाँ, हमने ये पता चल गया कि भाई साहब ये वाली इंडस्ट्री इस एरिया में लगेगी या नहीं लगेगी। बात समझे कि नहीं? तो हम ऐसा बोल भी सकते हैं कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एक ऐसा टूल है, एक ऐसी चाबी है जिससे हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री किसी भी एरिया में लगेगी या नहीं लगेगी। अच्छा, मेरी बात अच्छे से समझना। इसके बाद 3 एक्ट आपने पढ़ने, जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974। अब हुआ क्या कि दिस एक्ट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1974। मतलब ये किसके रिलेटेड होगा? पानी के पोल्यूशन के स्तर को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। 8 चैप्टर्स हैं इसमें और 64 सेक्शन है। अब देख, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी यही पता चलने लगा कि भाई साहब हमें वाटर के पोल्यूशन को कम करना है। देख, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये रिवर्स हैं जिनमें बहुत सारे इंडियंस इनको गंगा मैया बोलते हैं। बात समझिए नहीं? मतलब नदियां मां समान मानी जाती हैं, तो इसमें अगर पोल्यूशन होगा तो क्या फायदा? रिवर्स पानी हमारे लिए जरूरी है ना यार। वक्त के साथ अगर इंडस्ट्रीज ही होंगी, पैसा ही होगा, जो हमारे बेसिक नीड्स हैं क्या है, हवा, पानी, खाना, अगर यही ना मिला हम क्या करेंगे पैसे को? बात समझे कि नहीं है? तो 8 चैप्टर्स और 64 सेक्शंस के साथ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक प्रिवेंशन एक्ट बनाया कि भाई साहब हम वाटर पोल्यूशन को या तो प्रिवेंट करेंगे या उसको कंट्रोल करेंगे। एम क्या है? टू रेगुलेट द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को रेगुलेट करना है। बात समझे कि नहीं है? चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट हो, अगर वो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है या तो उसको रोकेंगे या उसको बंद करेंगे। ठीक है, एक्ट कवर द वाइड रेंज ऑफ वाटर बॉडीज, और बहुत सारी वाटर बॉडीज को ये कवर करता था। इसके लिए स्टेट बोर्ड अलग से बनाया, सेंट्रल बोर्ड अलग से बनाया, और दोनों का मेन मोटिव यही था कि वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। उसी तरह से हवा, एयर प्रिवेंट एंड कंट्रोल एक्ट ऑफ पोल्यूशन इन 1981 का ये, इन 1981, इसमें क्या है? दिस एक्ट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 16 मई 1981, और ये तब हुआ था जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम 1972 हुआ था। मतलब यूनाइटेड नेशन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अकॉर्डिंग वो बताया गया था कि एयर भी किस तरह से गंदी हो रही है, हमने एयर पे भी काम करना है, इंडस्ट्रीज को रोकना है कि वो हमारी एयर्स को गंदा ना करें। तो पहले ये कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया। 7 चैप्टर बनाए जिसमें 57 सेक्शंस रखी गई। मैन मोटिव क्या था? रेगुलेट द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जो पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। एक्ट कवर द वाइड रेंज ऑफ वाटर बॉडीज, नहीं एरियाज। समझ आया नहीं? ये इंडिया ने बनाया हुआ है।
स्टेट को भी पावर देगी, सेंटर को भी पावर देगी, और कंट्रोल क्या करना है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। हमारे इंडिया में ना इन्वायरमेंटल के लिए अलग से मिनिस्ट्री है चाचा। हम इन्वायरमेंट को इतने मतलब इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। देख, इंडिया में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें बहुत सारे मजदूर मारे गए थे एक एक केमिकल की वजह से। एक गैसियस केमिकल था, उसकी वजह से। उस गैसियस केमिकल का नाम मुझे बताना। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट इनेक्टेड द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह सोचा कि यह जरूरी है कि हम एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाएं। कब? 1986 में। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था? राजीव गांधी था। उसने इसमें 4 चैप्टर रखे और 26 सेक्शंस रखी, और इसका मैन मोटिव क्या था? टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट में गंद नहीं मचाना है, टू कंट्रोल द एयर एंड वाटर पोल्यूशन। और आप खुद बेसिक चीज समझने की कोशिश करो ना, इंसान को जीने के लिए पैसा चाहिए। क्या पैसा खाता है? ना, वो हवा, ऑक्सीजन, फ्रेश फूड, फ्रेश वाटर खाता है। इसी से इंसान चलता है। बात समझिए। तो इसलिए अब आप अगर देखो तो जो समझदार इंसान है वो एजुकेशन लेगा और पहाड़ों की तरफ जाएगा। मतलब वो कोशिश करेगा कि मैं सिटीज में ना रुकूं, मैं रश में ना रुकूं। आप ये चीज भी अंदाजा लगाना, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं या गांव में रहते हैं, उनको बीमारियां कम लगती। ठीक है। अच्छा, इसी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ चीजें समझाई गई। जैसे हमें पता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट हमारे इर्द गिर्द की चीजें वो इन्वायरमेंट बोलते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या हो गया कि अगर हम इन्वायरमेंट में कोई टॉक्सिक चीज डाल दें, उसको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बोलते हैं। हैजार्डियस सब्सटेंस क्या होता है? वो सब्सटेंस जो किल कर सकता है ह्यूमन को, किल द ह्यूमन। उसके बाद, और इसको हैंडल करना है अच्छे से, पूरी टीम बनी है। यहाँ पे हमारा ईवीएस होता है कंप्लीट। ठीक है। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर वीडियो लेक्चर नहीं डालेंगे, तो मेरी जान, मैंने डाल दिए सारे लेक्चर। कोशिश किया है कि 20 मिनट या 30 मिनट में चैप्टर को कंप्लीट करूं। लव यू ऑल, बहुत प्यार करते हो आप मुझसे। ये 12th का लास्ट लेक्चर था। इसके बाद आप कॉलेज चलो जाएगा, कोई नीट की प्रिपरेशन करेगा, कोई जेई की प्रिपरेशन करेगा। लव यू, हमेशा मुझे याद रखना और हमेशा मेरे लिए दुआ करना। थोड़ा सा मैं दुखी भी हो रहा हूँ, जितना प्यार आप सब लोगों ने दिया है। शायद आने वाले 11th दे या ना दे, या आने वाली 10th दे ना दे। लव यू ऑल। बाकी मचाना यार, अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से मेहनत करना। मज़ा आना चाहिए। और अगर लाइफ में कुछ बड़े बने, आईएएस ऑफिसर बने, केएएस ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, याद रखना मुझे। कहीं बूढ़ा हो कि मैं अगर आपके पास आया चेकअप करवाने के लिए या कुछ ऐसा, तो कर देना फ्री में इलाज। और क्या बोलना था? और ये बोलना था कि नंबर कभी मैटर नहीं करते, ये चीज़ दिमाग में रखना। नंबर कभी भी आपको मतलब वो टॉप पे नहीं ले जाते। समझ आया कि नहीं आया? आपकी स्किल्स जो आपके अंदर होंगे वही आपको टॉप पे लेके जाएंगी। ठीक है। बाकी खुश रहना हमेशा। अल्लाह ताला ने सबके लिए अच्छा लिखा होता है। हमारा अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया है रिज़्क का, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। अगर परेशानी है तो वो कुछ ही टाइम के लिए होती है, बाकी बाद में सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। ठीक है। एंड सबका अच्छा होता है। मिलते हैं किसी और खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह राखा, शुभरात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद। मेरी किसी भी बात का अगर बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। लव यू ऑल।